हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 अगेन आई एम टीचिंग यू पॉलिटिकल साइंस में हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लॉज। कानून को अगर हम समझें, यू मे बी फैमिलियर विथ सम लॉज। कुछ कानून के बारे में आप फैमिलियर, परिचित हैं, जानते हैं आप वो कानून को। सच एज दोज दैट स्पेसिफाई एज ऑफ मैरिज की एज जानते हैं आप। एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, वोट देने की एज जानते हैं हम। मैरिज की एज क्या है? 21 बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 18 एज अगर कंप्लीट कर लेते हैं दे आर एबल टू मैरिज, मैरिज के लिए एबल है वो। एट विच अ पर्सन कैन वोट, 18 एज पूरी करने पर चाहे मेल हो फीमेल हो वोट कर सकता है। Perhaps even the law dealing with buying and selling of property, और जो लॉज हैं बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं जो हम, वी नाउ नो द पार्लियामेंट। इसमें अब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन द चेंज चार्जेज ऑफ मेकिंग लॉ, जिसके पास चार्ज है कानून बनाने का देश के लिए। डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये जो कानून है सभी के लिए अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, नए कानून कैसे बनते हैं? कुड दीज बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर, क्या कुछ कानून जो अनपॉपुलर होते हैं और कंट्रोवर्शियल, विवाद वाले होते हैं? व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर द सच सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थिति में एक नागरिक जो है क्या कर सकता है? वो डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या जो कानून है सभी के लिए अप्लाई होते हैं? आइए पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। फॉलोइंग सिचुएशन हम देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है, एक गवर्नमेंट अधिकारी, सरकारी अधिकारी अपने बेटे की मदद करता है। सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन गिवन ए 20 years जेल सेंटेंस बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उसके बेटे को 20 साल की सजा हुई है। दैट ही हैज कमिटेड, जो उसने किया है। लेकिन उसने, सरकारी ऑफिसर ने क्या किया है? अपने बेटे को भगा दिया है, अपने बेटे को भगाने में मदद कर दी, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 20 साल की सज़ा दी है जो उसने एक अपराध किया है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट अधिकारी को एक्शंस वेर राइट, उसके जो एक्शंस थे वो सही थे, उसने अपने बेटे के लिए ऐसा करना चाहिए जबकि रूल से सबके लिए इक्वल है? शुड हिज सन बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द लॉ, क्या उसके बेटे को कानून से अलग रखना चाहिए, नहीं होनी चाहिए सज़ा? जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए कि उसके फादर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफ़ी पावरफुल हैं, उनके पास पैसा है और वो रिच हैं, इसलिए उसके बेटे को सज़ा नहीं होनी चाहिए? या रूल सबके लिए बराबर है, या सबके लिए एक बराबर तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? अब ये क्लियर केस अगर हम देखें, अगर ऐसा करता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी, तो एक ये कानून का क्या होगा? हनन होगा, कानून तोड़ने वाली बात होगी, वॉल्यूशन ऑफ लॉ माना जाएगा। एज रेड यूनिट 1 में हमने पढ़ा, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वेर एग्रीड, वो इस बात में एग्री थे कि देयर शुड बी नो आर्बिट्रेटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, कोई भी एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज पावर हैं वो नहीं मिलेंगी एक विशेष वर्ग को, सभी के लिए इक्वल रूप से कानून लागू होगा। देयरफॉर इंस्टीट्यूट जो सेवरल प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, जो क्या करेंगे? रूल्स को लागू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन, एक प्रावधान था कि जो रूल ऑफ लॉ, कानून के जो नियम हैं वो सबके लिए इक्वली लागू होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देयर वाज ऑल पर्सन, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में, जो आज़ाद भारत में रहते हैं, वो सभी कानून की नज़र में बराबर है, यानी कानून सबके लिए इक्वली लागू होगा। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, इस कानून में हम ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं करता है पर्सन्स को, यानी कि कोई रिच है तो उसके लिए अलग रूल और पुअर के लिए अलग रूल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। जैसे हमारा जो धर्म है, हमारी जो जाति है और हमारा जेंडर जो है, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हमारा इंडियन जो लॉ है। व्हेन द रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है, मीन्स दैट ऑल लॉ, जो सभी कानून है इक्वली सभी देश के नागरिकों के लिए समान अप्लाई होते हैं। नो वन कैन बी अबव द लॉ, कोई भी जो नागरिक है इस देश में कानून से ऊपर नहीं है। नाइदर ए गवर्नमेंट, ना सरकारी कानून से ऊपर है,
ना कोई अधिकारी ऑफिशियल, ना कोई वेल्थी पर्सन, ना कोई धनी आदमी, नॉट इवन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, इवन देश का प्रेसिडेंट भी कानून से ऊपर नहीं है वो। एनी क्राइम, कोई भी अपराध, कोई भी वायलेशन ऑफ लॉ, कानून जिसका अतिक्रमण होता है, कानून का हनन होता है, जिसमें कानून टूटता है, जिसमें उसके लिए कोई भी अगर आदमी, कोई भी पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कानून तोड़ता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट दी गई है, एज वेल एज ए प्रोसेस दो विच द गिल्ट ऑफ पर्सन हैज बीन एस्टेब्लिश। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? क्या हमेशा से ऐसा होता है? एंशियंट इंडिया में देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग बल, यानी कि जो लोकल लॉज थे वो ओवरलैप हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? डिफरेंट कम्युनिटी, समुदाय लोग थे, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिंग दीज लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिंग, कई सारे जो कानून थे वो एक स्पेशल कम्युनिटी को ही मिलते थे उस टाइम पर। अमंग देयर ओन, इन सम केसेस में हम देखते पनिशमेंट दैट 2 पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम। एक सेम गलती के लिए, एक सेम क्राइम के लिए, अपराध के लिए 2 पर्सन को शायद अलग अलग पनिशमेंट मिलती थी उस टाइम पे। सम केसेस में वेरिड होते डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट, ये डिपेंड करता था उनकी कास्ट कौन सी है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका स्टेटस क्या है, इस बेसिस पर पनिशमेंट डिसाइड होती थी। भले ही क्राइम उनका सेम था, अपराध उनका सेम था, लेकिन एक सेम अपराध के लिए, एक से अपराध के लिए 2 लोगों को उनकी कास्ट के आधार पर, उनकी स्टेटस के आधार पर अलग अलग पनिशमेंट डिसाइड की गई थी। लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको ज़्यादा हार्शली पेनलाइज किया गया था। दिस स्लोली बिगेन, इस धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आए इस सिस्टम में, और लॉ बिगेन टू फर्दर, और जो कानून था वो क्या हुआ, इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और कॉलोनियल पीरियड आते आते ये जो लॉ थे क्या हुआ, सिस्टम को चेंजेस हुआ, बिगेन टू चेंज, बदलना शुरू हुए ब्रिटिश पीरियड में। इट इज ऑफन बिलीव्ड, ये यकीन किया जाता है, इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, वो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे, वो इंट्रोड्यूस, उन्होंने क्या किया, द रूल ऑफ लॉ भारत में लागू किए, कानून भारत में लागू किए। हिस्टोरियंस, इतिहासकार हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन द सेवरल ग्राउंड्स, कई पहलुओं पर उन्होंने इसका खंडन किया है। 2 ऑफ विच इंक्लूड, इनमें से 2 ही हैं। फर्स्ट, कॉलोनियल रूल वर आर्बिट्ररी, बहुत हार्शली थे वो, एंड सेकंड, द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल, और दूसरा इंडियन जो नेशनली राष्ट्रवादी जो लोग थे उन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाया विकास के लिए। लीगल स्पेयर, ब्रिटिश इंडिया में जो कानूनी पहलू थे उनके विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं ने। वन एग्जाम्पल हम देंगे, आर्बिटेरियंस दैट कंटिन्यू, जो आर्बिटेरियन जो रूल लागू कर रहे थे, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ, जो ब्रिटिश लॉ का एक पार्ट था, जिसमें सेडिशन एक्ट है 1870 का। क्या था ये सेडिशन एक्ट? आइडिया ऑफ सेडिशन वॉज ए ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। इसको ब्रॉडली अगर हम समझें इस एक्ट में, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करता था, बुराई करता था ब्रिटिश शासन की, कुड बी अरेस्टेड, बिना उस पर मुकदमा चलाए उसको जेल डाल दिया जाता था। इंडियन नेशनलिस्ट जो थे, भारत के राष्ट्रवादी जो थे, बिगेन प्रोटेस्टिंग, वो इस रूल का क्या करने लगे, अपोज करने लगे, अगेंस्ट थे इस रूल के, और क्रिटिसाइज द आर्बिट्री, जो आर्बिट्री तो रूल था, अथॉरिटी ब्रिटिश के द्वारा जो लागू किया गया था, उसको अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे। दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग, वो लड़ने भी लगे कि हमें समानता नहीं मिली है, एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ, जो आइडिया ऑफ लॉ था उसके चेंजेस में। फ्रॉम द सेट ऑफ रूल्स जो थे, दे वेर फोर्स टू ओबे, उनको ये मानने के लिए मजबूर किया जाता था इन कानूनों को, इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस थे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में द इंडियन लीगल जो प्रोफेशन था ऑल्सो बिगेन इमर्जिंग, वो क्या होने लगे इमर्जिंग, यानी कि एक उसमें इन्वॉल्व हो गए, एंड डिमांड रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स, कॉलोनियल कोर्ट में रिस्पेक्ट की डिमांड करने लगे। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन, वो एक कानून का इस्तेमाल करने लगे अपने बचाव के, जो लीगल राइट्स थे इंडियन के, उसके लिए। इंडियन जज ऑल्सो बिगन टू प्ले ए ग्रेटर रोल, और जो इंडियन रोल थे
कोर्टों में वो भी क्या करने लगे, इसमें एक मेकिंग डिसीजन लेने देने के लिए एक ग्रेटर रोल निभाने लगे। अर्लियर में ऐसा नहीं था। अर्लियर में अगर कोई ब्रिटिश पर्सन यहाँ कोई क्राइम करता था तो इंडियन जज को उसका केस सुनने की आज़ादी नहीं थी। Therefore there were several way in which Indian play a major role। इसमें कई सारे इंडियन लोगों ने मेजर रोल निभाया। इवोल्यूशंस किया रूल ऑफ लॉ का ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अपनाने की बात करें, द डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगन, जिसमें हमारे प्रतिनिधि जो शुरू करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं। एवरी ईयर हम देखते हैं आवर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि हम चुनते हैं, पास सेवरल न्यू लॉ, और कई नए कानून लागू करते हैं वो देश भर में एज रिवाइज एग्जिस्टिंग वंस, जो नए पुराने का जगह नया स्थान ले लेता है। इन क्लास 6th बुक में हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पढ़ा था, जिसके तहत डॉटर को भी अपनी फैमिली में प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार है। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यू लॉ, सन, डॉटर एंड देयर मदर, एक सन का, एक डॉटर का और एक मदर का एक इक्वल शेयर है फैमिली प्रॉपर्टी में। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड वेल, नए कानून के अनुसार टू कंट्रोल पॉल्यूशन भी कंट्रोल करना है और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराना है। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड propose that new law is necessary। लोगों ने कैसे सोचना शुरू किया होगा या कैसे सोचते हैं कि ये नया लॉ ज़रूरी है। यू विल रेड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शंस में हम ये पढ़ेंगे। हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, आखिर जो नए कानून है वो कैसे लागू होते हैं देश में, क्या करना पड़ता है। द पार्लियामेंट एज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो पार्लियामेंट है हमारी दिल्ली में, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, कानून बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। देयर आर मैनी वेज, ये कई तरीके हैं, दो विच दिस टेक प्लेस, जिससे इट इज ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स, अक्सर डिफरेंट ग्रुप में हम ये देखते हैं द रेज दैट नीड फॉर ए पर्टिकुलर लॉ, जो पर्टिकुलर लॉ के लिए जिसकी ज़रूरत होती है। सोसाइटी में अलग अलग जो समाज होता है अलग अलग ग्रुपों में बटा होता है, वो ये रेज करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि उन्हें पर्टिकुलर लॉ बनाना है। एक इम्पॉर्टेंट रोल जो पार्लियामेंट का है इस टू बी सेंसिटिव हो सकता है, प्रॉब्लम्स जो लोगों के द्वारा फेस की जाती है। एक फॉलोइंग स्टोरी हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये समझेंगे हाउ इशू द डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा है वो कितना एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है देश के लिए, वॉज ब्रॉट टू अटेंशन, जिन्हें संसद का ध्यान अपनी ओर खींचा एट द प्रोसेस एडॉप्टेड फॉर द इशू। और ये जो मुद्दा है आखिरकार क्या है, ये कानून बना। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, रिफर्स टू द इंजरी, इसका अर्थ है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का अर्थ है इंजरी, कोई चोट लगना, हार्म और थ्रेट या कोई चेतावनी, जो एक खतरा जो है, थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कॉज एडल्ट मेल, जो एडल्ट मेल करते हैं यूजुअली हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ, अपनी वाइफ के अगेंस्ट हस्बैंड के द्वारा ऐसा मारपीट की जाती है। हिज वाइफ इंजरी में कॉज बाय बीटिंग अप, इंजरी कैसे हो सकती है, थ्रेट कोई कर सकता है हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, धमकाना है, मारना पीटना घरेलू हिंसा में। बीटिंग अप वुमेन और बाय इमोशनली एब्यूजिंग, उसको गाली कर रहा है। एब्यूजिंग ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड, वर्बल हो सकती है, सेक्सुअल है और इकोनॉमिक एब्यूजेज हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इसमें जो वुमेन प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर, जो एक साथ रहे हैं डोमेस्टिक में, एंड शेयर हाउस होल्ड विद द विच प्रिपेयरिंग द वायलेंस। और अक्सर हम देखते हैं जो मेल मेंबर्स होते हैं परिवार में वो इस तरह से वायलेंस करते हैं। एक स्टोरी हम पढ़ेंगे ही, अब वी आर रीडिंग अ स्टोरी। इसमें साजिया है, डिड यू रेड टुडे, साजिया से कहती है एक लेडी, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा। इजंट इट ए ग्रेटर डे फॉर वुमेन, आज महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। नॉट जस्ट वुमेन, केवल वुमेन के लिए नहीं। वायलेंस फ्री होम्स, अब वायलेंस फ्री होम हो जाएंगे, विल बेनिफिट एवरीवन, हर किसी को इसका फ़ायदा मिलेगा, वायलेंस नहीं होगा होम में। कुसुम से कहती है
ये साजिया है और ये कुसुम है। कुसुम अखबार पढ़ लिया और कहती है साजिया से कि क्या उसने अखबार में ये न्यूज़ पढ़ी। इट इज़ टेकन सच ए लॉन्ग टाइम। वो कह रहा है ऐसा कानून बनने में, जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कानून बनने में एक लंबा समय बीता टू गेट द लॉ पास्ड। इनफैक्ट इट बिकेम विद इस्टेब्लिशिंग अ नीड फॉर ए न्यू लॉ। और ऐसे ये कानून की आवश्यकता थी देश के लिए। कुसुम एंड साजिया जो है वर्क फॉर ए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, एक महिला संगठन के लिए काम करती हैं दोनों लेडी। दे रिमेंबर, उन्हें याद है कि जो जर्नी या यात्रा थी, जो प्रोटेक्शन चल रहा था वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास करने के लिए, ये जो स्ट्रगल चल रहा था, लंबे समय से चल रहा था, काफ़ी लंबी लॉन्ग जर्नी उन्हें ट्रैवल करनी पड़ी, इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी कानूनन। अप्रैल 1991 में एक टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, एक टिपिकल डे था उनके लिए ऑफिस में। कुछ एक इंसिडेंट हुआ था उस समय। एक लेडी ऑफिस में जब आई थी, आई नीड एडवाइजबल, मुझे एक एडवाइस चाहिए, कहती है लेडी ऑफिस में आके। माई हस्बैंड बीट्स मी अप, कि हस्बैंड रोज उसको बीटिंग करता है। एंड आई हैवंट टोल्ड एनीवन, और मैंने किसी को नहीं बताया। आई फील, मुझे ये लगता है कि इसको एसएमडी, शर्मिंदगी वाली बात है। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर, मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी। आई हैव नो वेयर टू गो, और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। आई एम बींग इल ट्रीटेड बाई माई सन। और दूसरी लेडी जो है वो क्या कह रही है, मुझे बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है बाय माई सन के द्वारा और मेरी डॉटर इन लॉ बहू के द्वारा। दे वर्बली एब्यूज मी, वर्बली एब्यूज करते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, दे हैव इवन थ्रोन मी, मैं अपने बैंक अकाउंट तक भी नहीं पहुंच पा सकती हूँ, नहीं ले सकती पैसे। दे हैव इवन थ्रो मी आउट, उन्होंने मुझे थ्रोन कर दिया है होम से। अब जो दोनों लेडी जो बात कर रही हैं, आई डो नॉट वांट टू गो द पुलिस, मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस, मैं केवल एक हिंसा को रोकना चाहती हूँ, कह रही है लेडी जो हस्बैंड से काफ़ी परेशान है। दूसरी लेडी कह रही है, आई जस्ट डोंट वांट्स टू बी थ्रोन आउट, मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना बाहर किया जाए। आई एम लिविंग इन, मैं उसी घर में रहना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज ए क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शन। दुर्भाग्य से जो एग्जिस्टिंग लॉ है क्रिमिनल वन, जो क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं, और ये डज नॉट ऑफर दी, ये ऑप्शन इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता है। 1990 में सर नीड फॉर न्यू लॉज बनाने के लिए एक पब्लिक हियरिंग में अगर हम देखें यहाँ पर, वी हैव हर्ड टेस्टिमोनीज, कई सारे वुमेंस की टेस्टिमोनीज सुनी। वी हैव सीन द वुमेन वन प्रोटेक्शन, वो ये कह रही है कि पब्लिक हियरिंग में कि जो वुमेन्स हैं वो प्रोटेक्शन चाहती हैं, इस तरह से बीटन जो किया जाता है उनको। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग, वो उसी घर में रहना चाहती हैं। इन शेयर्ड हाउस होल्ड में ऑफन टेम्प्रेरी रिलीफ। वी नीड ए न्यू सिविल लॉ, इस मुद्दे पर इन्हें एक नया सिविल लॉ चाहिए, कह रहा है। 1999 में जो लॉयर कलेक्टिव, एक ग्रुप ऑफ लॉयर था, लॉ स्टूडेंट जो कानून के विद्यार्थी थे, और ग्रुप ऑफ लॉयर था एंड एक्टिविस्ट जो थे समाज के। आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशन के बाद, एक राष्ट्रवादी एक बहस के बाद, टुक द लेड इन ड्राफ्टिंग, एक ड्राफ्ट बिल बनाने, ड्राफ्ट डोमेस्टिक वायलेंस पर बिल। द ड्राफ्ट बिल वाज वाइडली सर्कुलेटेड किया गया, सभी चारों ओर इसको सर्कुलेट किया गया। डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा है, उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इंक्लूड जो फिजिकल भी हो सकता है, शारीरिक आर्थिक रूप से भी हो सकता है वायलेंस, इकोनॉमिक सेक्सुअली हो सकता है, वर्बली एंड इमोशनली एब्यूजिंग भी हो सकता है। ये सब एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर माने जाएंगे, कह रहा है। घरेलू हिंसा के अंदर आएगा ये, जिसको शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से, वर्बल और इमोशनली अगर एब्यूज करते हैं तो ये एक वायलेंस की श्रेणी में आएगा, हिंसा की श्रेणी में आएगा। इफ़ एनी मेल पर्सन बीट एनी लेडी, दिस कम अंडर द फिजिकल वायलेंस जो कर रहा है वो। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन्स लिविंग विद ए शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेसेस में हम देखते हैं जो कानून है, शुड कवर एनी वुमेन, कोई भी महिला जो लिविंग विद इन ए शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस में रहती है, दे शुड बी प्रोटेक्ट, उनको इस तरह की हिंसा से उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। एंड इविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। व्हाट अबाउट सम मॉनिटरी रिलीफ, किस तरह से मॉनिटरी रिलीफ मिले उस पर डिस्कशन चल रहा है। मीटिंग हो रही है ये हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। द वुमेन्स मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ, जो महिला मूवमेंट है, जो आंदोलन चल रहा है, वो एक नया कानून चाहती है इस डोमेस्टिक वायलेंस पर। गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस
और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक पार्लियामेंट में इसको एक बिल लाना चाहिए वुमेन्स के फेवर में। द बिल हैज़ नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। इस बिल में तो ऐसा कुछ, अब फिर क्या होता है, इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जो हम सजेस्ट करना चाह रहे हैं। एक बिल शायद पास हुआ हो, वी मस्ट अपोज द बिल ऑन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। हमें इस बिल की क्या करनी चाहिए, अपोज करना चाहिए इसके अगेंस्ट। लेट अस हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब वो कहते हैं कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को बुलाएं। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट अ ऑनलाइन पिटिशन। हम एक ऑनलाइन पिटिशन याचिका डाल सकते हैं कोर्ट में। सेवरल वुमेन सब डिस्कस कर रही थी जब अखबारों में इस तरह से इश्यू बना कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट वो आवाज़ उठा रही थी, आंदोलन चल रहा था। एस्टिमेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंड कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज। जो प्रेजेंट बिल है, कह रहे हैं यहाँ मीटिंग हो रही है महिलाओं की, इसमें बदलाव होना चाहिए। वी नॉट एग्री, वो एग्री नहीं है विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो डेफिनेशन है वो जो प्रपोज की गई है पार्लियामेंट में। द लॉ नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी। एक जो लॉ है उसके लिए एक टेम्परेरी कस्टडी दी गई है बच्चों के लिए, जो ठीक नहीं है। एट प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2006 में, व्हाट इज द न्यू लॉ, कह रहा है अब नया कानून क्या है। दिस लॉ इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज ए वुमेन राइट टू वायलेंस फ्री। वुमेन्स की आवाज़ को वायलेंस फ्री बनाना, आवाज़ को होम एंड प्रोवाइड ए कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। दिस इज ए सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर, डॉटर्स एंड सिस्टर अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम। एक सिविल लॉ एम में बनाया गया जिसमें प्रोवाइड करता है जो मिलियंस ऑफ वुमेन्स को, इंक्लूडिंग वाइफ्स को, मदर को, डॉटर को और सिस्टर को, जो इस वायलेंस, जिनके होम में वायलेंस होता है उनको बचाने के लिए लॉ बनाता है। ये लॉ इनको प्रोटेक्ट करता है। दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी जो थी सबमिटेड ए रिकमेंडेशन, उन्होंने अपनी एक सिफारिश राज्यसभा में पेश की। दिस वाज आल्सो टेबल्ड इन लोकसभा, पहले ये टेबल लोकसभा में इसको सबमिट किया गया। द कमेटी रिपोर्ट ने ये स्वीकार किया मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ वुमेन, जो बहुत सारी डिमांडें थी महिलाओं की ग्रुप की। फाइनली ए न्यू बिल रिनाउंस किया गया पार्लियामेंट में, रीइंट्रोड्यूस किया गया 2005 में। आफ्टर बीइंग पास इन बोथ हाउसेस, पार्लियामेंट में दोनों हाउस में ये बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास ये उसकी एसेंट सहमति के लिए भेजा गया। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, और इस तरह 2006 से ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पूरे देश में लागू हो गया। द लॉ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप निभाता है बिकॉज इट रिकॉग्नाइज राइट ऑफ वुमेन, क्योंकि ये वुमेन के राइट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचान दिलाता है। इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड में, घरों में वुमेन कैन गेट ए प्रोटेक्शन, जिसमें वुमेन को प्रोटेक्शन मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस, जिन्हें फ्यूचर में उनके साथ कोई वायलेंस, हिंसा नहीं होगी घरों में, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे मदर हो, चाहे वाइफ्स हो, कोई भी हो। वुमेन्स कैन गेट ए मॉनिटरी रिलीफ, मीट एक्सपेंसेस, उनको खर्चा भी मिलेगा इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट का, अगर ऐसा होता है। नाउ बिगिन अनदर लॉन्ग जर्नी, वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दिस लॉ इज इम्प्लीमेंट, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करना होगा और इन्फोर्स लागू करना होगा। वाई दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट लॉ माना गया है। डोमेस्टिक वायलेंस से हम कुछ समझ रहे हैं और हम इससे में लिस्ट बना सकते हैं, इससे लेटर ऑन वी विल स्टडी। एज द अबव एग्जाम्पल ने हमें ये बताया कि शो द रोल ऑफ सिटीजन, जो एक सिटीजन का रोल है वो कितना क्रिशियल है, निर्णायक है, जो एक पार्लियामेंट में मदद करता है। फ्रेम डिफरेंट कंसर्न, जो एक चिंता जो दर्शाई जाती है दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉ, कानून के प्रति जो इन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रगल चलाया, लंबा संघर्ष। फ्रॉम इस्टेब्लिशिंग, अगर हम बात करें द नीड फॉर ए न्यू लॉ, एक नए कानून की जो आवश्यकता पड़ी। इट बीइंग पास्ड एट एवरी स्टेजेस, हर स्टेज में ऑफ प्रोसेस। द वॉइस ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन की वॉइस थी, आवाज़ थी, एक क्रिशियल एलिमेंट मानी गई। दिस वॉइस कैन बी हियर्ड, और ये वॉइस कैसे सुनी गई? 2 टीवी रिपोर्ट्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स, अखबारों के द्वारा, एडिटोरियल्स के द्वारा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो में समाचार, लोकल मीटिंग्स के द्वारा ऑर्गेनाइज की गया। ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क, ये सभी जो चीज़ें हैं ये कानून बनाने में मदद किया। पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल, जो हमारा पार्लियामेंट है वो मोर एक्सेसिबल पहुंचता है
एंड ट्रांसपेरेंट, लोगों के लिए क्या पारदर्शी, सभी लोगों के लिए, सभी कम्युनिटीज़ के लिए इक्वल तरीके से इनको राइट्स प्रोवाइड करें हर कम्युनिटी के लिए। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल, जो अनपॉपुलर हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, और कंट्रोवर्शियल विवाद वाले कानून हैं, ऐसे कानून भी थे। लेटेस्ट नाउ, अब उन कानूनों के बारे में पढ़ते जो कंट्रोवर्शियल थे, जिनमें बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। सिचुएशन हमने ये पढ़ी कि जहाँ पार्लियामेंट में पास हुआ जो लॉ दैट टर्न आउट टू बी वेरी अनपॉपुलर, जो बहुत अनपॉपुलर भी हुए। समटाइम ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, कभी कभी हम जो कानून देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होते हैं और हैंस लीगल होते हैं, बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर, लेकिन लीगल होने के बावजूद भी, वैलिड होने के बाद भी ये बहुत अनपॉपुलर होते हैं, यानी पीपल उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं पीपल के द्वारा, बिकॉज दे फील दैट, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि जो इंटेंशन होता है, जो इरादा होता है गवर्नमेंट का इसके पीछे, वो अनफेयर होता है, इनजस्टिस होता है एंड हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है। इसके पीछे जो भी गवर्नमेंट का इंटेंशन होता है वो अच्छा नहीं होता, वेलफेयर के लिए नहीं होता, बस कल्याण के लिए नहीं होता। हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज, और इस तरीके से जब कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट पास करती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो जो अनपॉपुलर बन जाते हैं वो, जो लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए सही नहीं माना जाता। इसीलिए पीपल क्या करती है, माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, इस तरह के कानूनों की बुराई करती है। होल्ड पब्लिक मीटिंग, पब्लिक को मीटिंग बुलाती है, पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। राइट अबाउट इट, और कुछ अखबारों में इसके बारे में लिखती है। रिपोर्ट टू टीवी न्यूज़ में लिखती हैं, चैनल्स में लिखा जाता है, अखबारों में आता है, मीडियाज में इश्यू बनता है, मैटर उछाला जाता है। इन्हें डेमोक्रेसी में अगर हम देखें, लाइक अवर सिटीजन, जैसे कि हमारे जो नागरिक हैं, कई सारे जो नागरिक हैं, कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस, अपनी अनिच्छा, जो उनकी इच्छा नहीं है, अपनी असहमति को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड रिप्रेसिव, और जो ऐसा रिप्रेसिव लॉ है फ्रेम बाय पार्लियामेंट के द्वारा, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के आवाज़ उठा सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज कर सकते हैं। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब ऐसे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है बिगिन टू फील, ये महसूस करते हैं दैट रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास, एक गलत कानून बना है, हैज़ बीन पास, देन देयर इज ए प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट, और एक पार्लियामेंट में प्रेशर बनता है इस कानून को, जो लोगों के वेलफेयर में नहीं है, उसको बदलने के लिए पीपल क्या करती हैं, मूवमेंट चलाती है, स्ट्रगल करती है, धरना प्रदर्शन करती है, स्ट्राइक्स होती हैं, कर्फ्यू लगाए जाते हैं, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टेलीविज़न में न्यूज़ पब्लिश की जाती है, न्यूज़ दी जाती है, और एक पब्लिक मीटिंग हेल्ड की जाती है गवर्नमेंट की इस तरह के लॉज के अगेंस्ट, और पार्लियामेंट पर ये दबाव बनाया जाता है कि वो इस तरह के लॉ को चेंज करे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, वेरियस जो म्यूनसिपल लॉज हैं, कानून ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन ए म्यूनसिपल लिमिट्स की अगर हम बात करें, ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग, अगर हम हॉकिंग, जो सड़कों पर जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, सड़कों पर फेरी लगाने वाले, रेडी लगाने वाले, वो इलीगल अगर हम माने, कई सारे म्यूनसिपल, नगर पालिका ने ये लॉ बनाए कि जो स्पेस है, जो खाली यूज, वो म्यूनसिपल ने लिमिट्स कर दी, लिमिटेशंस कर दी थी, और जिसके कारण जो सड़कों पर ठेले और दुकान लगाने वाले लोग थे, और फेरी वाले जो लोग थे, जो सड़कों पर आगे सामान बेचते, उनको इलीगल अगर घोषित कर दिया था। नो वन विल बी डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप पब्लिक स्पेस, कोई भी इसके लिए डिस्प्यूट नहीं करेगा। ये आवश्यक है कि कुछ रूल्स अगर हम कहें कि पब्लिक स्पेस ओपन होना चाहिए लोगों के चलने के लिए, वो ठीक है, सड़क के किनारे कुछ स्पेस ओपन हो, जिससे कि जो पब्लिक लोग हैं वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके चलने के लिए स्थान हो, ईजिली वो आसानी से वहाँ से मूव करें। लेकिन वन कैन नॉट डिनाई, लेकिन इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते, जो हॉकर हैं, फेरी वाले, वेंडर्स हैं, प्रोवाइड इसेंशियल सर्विस चीफली, उनको क्या करना चाहिए, उससे हम मना नहीं कर सकते, उनको चीफली ये सर्विसेज कि वो अपने सामान को उन सड़क के किनारे बेच दें, जिससे उनका परिवार चल सके। इवेंचुअली मिलियंस जो लोग हैं उनके चलने के खातिर, लिविंग इन लार्ज सिटी जो होते हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं, जिससे कि वो अपने सामानों को वहाँ आसानी से बेच सकें। दिस इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि ये उनकी आजीविका का साधन है। हैंस हम देखते हैं, इफ़ द लॉज बल, यदि जो कानून है
फेवर वन ग्रुप, किसी एक ग्रुप को फेवर करता है और डिसरिगार्ड करता है दूसरे को या वैल्यू नहीं देता है, इट विल कंट्रोवर्शियल होगा और इससे क्या होगा, विवाद होगा, कंट्रोवर्सी होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग मोर वैल्यू टू वन कम्युनिटी एंड नॉट गिविंग much more value to another community, and which is illegal also. If some laws favor one community and doesn't give the value much more value to other community, it is not good and it may raise a controversy between the two community. दो community के लिए controversy हो सकती है। People who think, वो लोग जो सोचते हैं लॉ इज नॉट फेयर, जो कानून सही नहीं है, कैन अप्रोच द कोर्ट, वो कोर्ट में जा सकते हैं to decide on the issue. The court has the power, ये कोर्ट के पास ये नियम है, has the power to modify, उसको मॉडिफाई करने के लिए या उसको उस लॉ को कैंसिल करने के लिए। फाइंड दैट दे डोंट एडहेयर द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना जाएं। हियर हम एक पिक्चर्स दिख रहे हैं जो न्यूज़पेपर में, ऑन टीवी फॉर ए वीक एंड फाइंड देयर आर एनी अनपॉपुलर लॉज। बहुत सारे ऐसे अनपॉपुलर लॉज हैं, जैसे अभी CAA लागू किया था गवर्नमेंट ने 2019 में, इसमें बहुत विरोध हुआ था पूरे देश भर में, क्योंकि मुस्लिम लोगों को यहाँ सिटीजनशिप लेने से अवॉइड किया गया था, इसलिए पूरे भारत में ये सिटीजनशिप का क्या होता, विरोध हुआ था। पीपल इन इंडिया अराउंड द वर्ल्ड आर करेंटली प्रोटेस्टिंग, संसार लोग प्रोटेस्ट करते हैं। क्या आपको रिमेंबर है, याद है, कह रहा था फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट पर एक फ़ोटो ऐसे हुआ था क्लास 7 की बुक में। द फोटो में दे आर शो द डिफरेंट वे, ये दिखाया गया था कि जो डिफरेंट वे थे इन विच सिटीजन, जिसमें जो सिटीजन है प्रोटेस्ट कर सकते थे, कैंपेन चला सकते थे, एंड सो सॉलिडेरिटी। द फॉलोइंग पिक्चर पॉइंट्स टू अदर वेज इन विच पीपल प्रोटेस्ट, जिसमें पीपल क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं अनजस्टिस लॉ के। उसमें एक फोटोग्राफ दिखाई गई जिसमें अरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है वो सरकार के अगेंस्ट मूवमेंट चला रहे कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो नहीं डर रहे हैं इससे, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी मांगों के लिए लीगल राइट्स जो उनके, जो उनका कानूनन अधिकार है। वी नीड ए रिमेंबर दैट आवर रोल एज ए सिटीजन, हमारा जो रोल है सिटीजन के रूप में, डज नॉट एंड, यहीं ख़त्म नहीं होता है विथ इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, रादर इट इज़ दैन दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर, जिसमें हम न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे हैं, एंड द मीडिया टू केयरफुली, और इसमें जो मीडिया है, जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स हैं, रेडियो है, वो केयरफुली क्या करे, अपना वर्क करे, दैट इज़ बीन डन बाय आवर, कि केयरफुली चार्ट देखिए बनाए, जिसमें MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके कामों को पब्लिश किया जाए, क्रिटिसाइज, और ज़रूरत पड़ी तो उनके कामों की क्रिटिसाइज किया जाए, एक्शन व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड, हम जब महसूस करते हैं कि ये ज़रूरी है। दस व्हाट वी शुड बियर इन माइंड, इसलिए हमें अपने दिमाग में ये बियर करना चाहिए, दैट इट इज़ द एक्सटेंड इन्वॉल्वमेंट जो है, एंड इंथुथियाज्म, एक एनर्जी लेवल होना चाहिए ऑफ द पीपल के द्वारा, जिसमें दैट हेल्प पार्लियामेंट परफॉर्म इट रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन प्रॉपरली। इसी सेंस में अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, जो ब्रिटिश है आर्बिट्रेरियरीज जो थे, रॉलेट एक्ट इन्होंने एक पास किया था, अलाउड ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे इम्प्रिजन, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलाउ शक्ति देता था, जिससे कि वो किसी भी पीपल को जेल में डाल देती थी बिना किसी उस पर मुकदमा चलाए। रॉलेट एक्ट में 1919 में इंडियन जो नेशनलिस्ट थे यहाँ पर राष्ट्रवादी नेता, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी थे, वे मैन इन देयर अपोजिशन, वो रॉलेट बिल के, जो रॉलेट बिल था जिसमें किसी को भी संदेह के बेसिस पर उसमें बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था अनिश्चित काल के लिए,
कितने समय तक भी उसको जेल में रहना पड़ता था। डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट, इस कारण से जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट किए गए, देश भर में आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए, डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इन नेताओं के द्वारा, इसके बावजूद भी ये कम इनटू इफेक्ट, एक कानून बन गया। 10 मार्च 1919 को ये पूरे देश में लागू हो गया। लॉन्ग स्ट्रगल करने के बाद भी पूरे देश में लागू हो गया ये नियम। इन पंजाब में प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट, इस नियम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ कंटिन्यू क्वाइट एक्टिवली एंड ऑन अप्रैल 2, और बहुत ज़्यादा एक्टिवली कंटिन्यू हुआ। एंड ऑन अप्रैल 10 को, 10 अप्रैल को 10 मार्च 1919 को लागू हो गया। और पंजाब में जब यहाँ जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे नेताओं के द्वारा, अप्रैल 10 में 2 लीडर ऑफ मूवमेंट, जो 2 लीडर्स थे इस मूवमेंट में, जो इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा जिनका इन्वॉल्वमेंट था, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये 2 बहुत फेमस लीडर थे पंजाब के। तो इन 2 सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा टू प्रोटेस्ट दीज अरेस्ट। और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस लॉ के, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, उनको अरेस्ट किया गया पब्लिक मीटिंग्स के सामने, लोगों के सामने, हेल्ड ऑन, और एक पब्लिक मीटिंग हुई थी 13 अप्रैल को एट जलियांवाला बाग अमृतसर में, जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो जब 2 लीडर्स को अरेस्ट कर दिया पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को, तो फाइनली वहाँ जलियांवाला बाग में लोग क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और बहुत सारे लोग इस 2 नेताओं को फेवर में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाने भी आए थे कुछ लोग। तो 13 अप्रैल को जब वो बैसाखी मना रहे थे वहाँ पर लोग, द पीपल वर सेलिब्रेटिंग बैसाखी एट जलियांवाला बाग, तो वहाँ पर जनरल डायर एकदम से उस पार्क में आ धमका अपनी सेना के साथ, ट्रूप्स के साथ। दे क्लोज द ओनली एग्जिट, एक एग्जिट डोर था जहाँ से वो बाहर निकल सकते हैं, उसको उसने बंद कर दिया। और विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, और बिना किसी चेतावनी के, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के, जनरल डायर ने अपनी सेना को फायर करने का आदेश दिया। अब चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग बैसाखी मनाने आए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर उस दिन 13 अप्रैल को, और बहुत सारे लोग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के फेवर में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने भी लोग आए थे। तो फाइनली एक तो वो मीटिंग नहीं कर सकते थे, वहाँ पर मार्शल लॉ लागू हो गया था, मार्शल लॉ के तहत मीटिंग करना भी अलाउड नहीं था। जनरल डायर ने वहाँ पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, उन लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो इमीडिएटली जनरल डायर जलियांवाला बाग में आ गया और उसने अपनी ट्रूप्स को इनोसेंट लोगों पर फायर करने के आदेश दिए। सेवरल हंड्रेड ऑफ पीपल, कई सारे हज़ारों लोग इसमें मारे गए इन द गन फायर, एंड मैनी मोर वेर वॉन्डेड, और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, इंक्लूडिंग वुमेन, जिसमें महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। दिस पेंटिंग शो, एक पेंटिंग दिखाई गई है उस टाइम की, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, वो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही एक मैस्करी, एक नरसार घटना के रूप में पूरे संसार में कुख्यात है। दिस पेंटिंग बताती है कि जो ट्रूप्स हैं वो कैसे इनोसेंट पीपल और फायरिंग कर रही है। तो इसमें जो चारों ओर से बाउंड्रीज थी, बहुत सारे लोगों ने उस दीवार की बाउंड्री को जंप करने की कोशिश की। वहाँ पर एक कुआं था, बहुत सारे लोगों ने उस कुएं में छलांग लगा दी, और बहुत सारे लोग भगदड़ में, जो भगदड़ मची इसमें, उस भगदड़ में मारे गए, कुछ गोलियों का शिकार हुए, कुछ लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी। और आज भी उस जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में गोली के निशान दिखाई देते हैं। तो ये घटना हमारी इंडियन हिस्ट्री में जलियांवाला बाग मैस्करी के नाम से काफ़ी फेमस है, जिसमें जनरल डायर जो था, और इसी जनरल डायर को 1940 में जब ये यहाँ से जा चुका था इंग्लैंड में, इंडिया के उधम सिंह नाम के व्यक्ति ने मार दिया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो न्यू लॉज ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडियंस पर ज़बरदस्ती थोपे गए थे, जो इलीगल थे, जो सही नहीं थे, वेलफेयर के लिए नहीं थे,
उनके लिए जो नेशनलिस्ट लोगों ने किस तरह से स्ट्रगल किया और आवाज़ उठाई। कई बार ऑफन वुमेन जो होती है वो फेस वायलेंस, जो हिंसा फेस करती हैं, हिंसा का शिकार होती हैं, हर परिवार में हिंसा देखी जाती है, वायलेंस, एब्यूज, गाली का शिकार होती हैं, विक्टिम, वो एक विक्टिम होती हैं, सीन एज विक्टिम। बट वुमेन स्ट्रगल, लेकिन जो महिलाओं का स्ट्रगल देखा जाता है डिफरेंट वे, कई अलग अलग तरीक़ों से सरवाइव करती हैं, वो इस सिचुएशन को हैंडल करती हैं। देयरफॉर इट इज़ मोर एक्यूरेट टू रिफर देम एज ए सर्वाइवर। इसलिए विक्टिम के बदले वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम के बदले शोषित नहीं है, वो उनको सर्वाइवर कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन द सेम वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, एज यू रेड इन अर्लियर सेक्शंस में हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा, यानी कि कानून के जो नियम पढ़े, हमने ये पढ़ा कि जो कानून है वो सभी लोगों के लिए इक्वली लागू होगा। राइट टू इक्वलिटी में भी ये कहता है, अगर समानता का अधिकार, ये कहता है हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल जो हमें राइट्स मिले हैं उसमें राइट टू इक्वलिटी में ये कहता है कि जो कानून है सभी व्यक्तियों के लिए बराबर होगा और कोई भी जो व्यक्ति है वो कानून से बड़ा नहीं होगा। यानी नो वन इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, या एक कॉमन फार्मर है। द रूल्स इज इक्वली फोर्सेबल इन आवर कंट्री फॉर एवरी सिटीजन, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो उसके या फंडामेंटल राइट्स हो। इंडियन जो नेशनलिस्ट है, यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रवादी हैं नेता, जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं और आलोचना करते हैं सरकार की इस तरह की पॉलिसीज़ की, आर्बिट्री की, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो नियम लागू किए जाते हैं उनको बोलते हैं। एंड रिप्रेसिव लोग, जो रिप्रेसिव होते हैं, जो कष्ट देते हैं, या जैसे टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जो लोगों में एक दहशत फैलाते हैं या आतंक क्रिएट करते हैं, या लोगों की लाइफ जिससे अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं होती है। रिप्रेसिव लॉ है जो लोगों पर ज़बरदस्ती, इनजस्टली, ब्रूटलिटी के तहत उस पर लागू किए जाते हैं, लोगों के लिए कहीं भी वो लॉज सही नहीं माने जाते। बीइंग इम्पोज, ब्रिटिश के द्वारा लागू किए गए थे। हिस्ट्री प्रोवाइडर्स, हिस्ट्री हमें ये प्रदान करती है कि सेवरल एग्जाम्पल्स जो हैं पीपल्स के और कम्युनिटी के हु हैव स्ट्रगल, जिन्होंने संघर्ष किया, टू एंड अनजस्ट जो लॉ हैं, जो इस तरह के कानून हैं। इन योर क्लास 6th की बुक में हमने ये पढ़ा। और हाउ रोजा पार्क, एक रोजा पार्क है जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जो थी, रोजा पार्क में क्या हुआ था, रिफ्यूज टू गिव अप, उन्होंने सीट ऑन बस, अपनी सीट को छोड़ने से मना कर दिया था, टू ए वाइट मैन के लिए। ऑन 1 दिसंबर 1955 को एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, अफ्रीका से होती होगी, और अमेरिकन वुमेन जो थी उसने एक वाइट मैन को ले सीट छोड़ने से मना कर दिया था। शी वाज प्रोटेस्टिंग द लॉ, वो एक लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी ऑन सेग्रीगेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल द पब्लिक स्पेस, जिसमें ये कानून इसमें बटा था कि जो और पब्लिक स्पेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, खाली स्थान, इंक्लूडिंग स्ट्रीट जैसे है, सड़कें, बिटवीन द वाइट्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन के लिए एक नियमों में बता था कि वाइट लोगों के लिए ज़्यादा राइट्स दिए गए थे और ब्लैक लोगों के लिए अलग राइट्स, कम राइट्स दिए गए थे। जैसे कि हमने बिगिनिंग में पढ़ा था, उन पास्ट टाइम में अगर दो लोग सेम क्राइम करते हैं तो उनको सेम सज़ा नहीं मिलती थी, वो कास्टिज्म के आधार पर, कलर के आधार पर बटी हुई थी, उनके लिए ज़्यादा पैनिक थी, ज़्यादा पेनफुल थी वो पनिशमेंट। हालांकि उन्होंने सेम क्राइम किया होता था, सेम पनिशमेंट उनको दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। शी वॉज प्रोटेस्टिंग कर रही थी, स्टेट बिटवीन द वाइट्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन, हर रिफ्यूजल वाज ए की इवेंट्स,
जो उनका रिफ्यूजल था, इनकार करना, एक की इवेंट्स माना गया दैट मार्क द स्टार्ट ऑफ सिविल राइट्स, स्टार्ट हुआ मूवमेंट 1964 तक, जिससे प्रोहिबिटेट किया, यानी कि जो मना करता है, जो प्रोहिबिटेट करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव रेस के आधार पर, धर्म के आधार पर और नेशनल ओरिजिन, यूएसए के जो नेशनल ओरिजिन है वहीं के मूल निवासी या जो आउटर कंट्री से वहाँ पर सेटल हुए हैं उनके लिए एक इक्वल राइट्स देता है। जबकि अर्लियर में ऐसा नहीं था कि जो अमेरिकन सेटलर्स हैं उनको ज़्यादा राइट्स थे और जो आउटर हैं जो वहाँ सेटल हुए हैं अफ्रीकन लोग या अदर एशियन कंट्रीज के लोग उनको कम राइट्स दिए गए थे। लेटर स्लोली ये रियलाइज किया गया कि एवरी सिटीजन ऑफ अमेरिका में हर एक को इक्वलिटी प्रदान की जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के बेसिस पर कोई इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी तरह से इसे पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि जो रोल था पार्लियामेंट्स का, वो देश के लिए एक लॉ बनाना है, इन्फोर्स करना लोग पूरे देश के लिए एग्जीक्यूटिव की मदद से, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो रूलर है, उनकी पावर्स को कंट्रोल करना जिससे कि वो डिक्टेटर ना बन जाए। और इसी तरह हमने सेकुलर कंट्री के बारे में पढ़ा कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है, सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पर कोई भी धर्म जो है वो बड़ा नहीं है, यानी कि हर धर्म को एक इक्वलिटी दी गई है हमारे इंडियन लॉ में, जहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म को मानने की, उसे छोड़ने की और उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी दी गई है। यानी एक कम्युनिटी, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट करने का प्रयास नहीं कर सकती है। इक्वलिटी इज गिवन एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म, और रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा कि जो लॉ बनते हैं वो आफ्टर द लॉन्ग मूवमेंट्स के द्वारा पार्लियामेंट में, इसमें आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन के द्वारा कानून बनता है और फाइनली प्रेसिडेंट क्या करता है, इस लॉ पर साइन करता है। इस तरह से हमने देखा कि जो लॉ अगर हम देखें, मीन लॉ अप्लाई, लॉ उसको बोलेंगे हम जिसमें हर जो सिटीजन है वो क्या है, इक्वली है कानून की नज़र में। अगर हम देखें, अगर कोई सरकारी अधिकारी या गवर्नमेंट्स जो ऑफिसर है वो क्राइम करता है, वो कानून से बड़ा नहीं है, नाइदर है गवर्नमेंट। तो हमने ये पढ़ा कि कोई भी जो गवर्नमेंट अधिकारी है, ऑफिशियल्स हैं, और कोई भी एक धनी आदमी जो है, जो बहुत बार अक्सर हम देखते हैं कि कानून को अगर हम वो कहें कि कानून एक ऐसा जाल है जिसमें धनी आदमी को हम कहेंगे बड़े कीड़े हैं जो उस जाल में नहीं फंसते हैं, कानून के जाल में जो निकल जाते हैं, और उस कानून के जाल में जो छोटे कीड़े वगैरह हैं वो फंसते हैं। छोटे कीड़े मतलब जो गरीब वर्ग है, जो किसान है, वो फंस जाते हैं इस कानून की जाल में। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या कोई भी एक धनी जो मनुष्य है जो बहुत ही रिच है, और देश का प्रेसिडेंट भी अबव द लॉ, यानी कि द कंट्री अबव द, कानून से ऊपर नहीं है, कह रहा है। ना कोई सरकारी अधिकारी, ना कोई बहुत जो रिच आदमी है, ना प्रेसिडेंट, कानून से ऊपर नहीं, कानून इन सब से ऊपर है और कानून इन सब के लिए समान स्तर से लागू होता है। अगर हम कहें, इसको ऐसे समझे कि अगर हम कहें कि हेलमेट इज़ नेसेसरी फॉर टू व्हीलर बाइक, और अदर जो रूल्स हैं देश के लिए वो सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। वो एक कॉमन सिटीजन के लिए ही नहीं, वो गवर्नमेंट के लिए भी लागू होते हैं और एक कॉमन पर्सन के लिए भी लागू होते हैं। एनी क्राइम, अगर कोई भी अपराध हम देखते हैं और वायलेशंस देखते हैं, कानून का जो उल्लंघन है जिसमें कानून को तोड़ा जाता है, अगर कोई भी कानून तोड़ता है, इवन वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही क्यों ना है,
या कोई पॉलिटिकल लीडर ही क्यों नहीं है, या कोई वेल्थी पर्सन ही क्यों नहीं है जो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, वो सभी ऑल द सिटीजन विल एक्सेप्ट दैट रूल। तो इसके लिए अगर कोई कानून तोड़ता है, कोई अपराधी अपराध करता है, एक स्पेसिफिक यानी एक पनिशमेंट मिली है सबको लिए, इक्वल है, एज वेल एज ए प्रोसेस। और ये एक प्रोसेस है दो विच में, जिसके तहत जो एक पर्सन्स को गिल्ट यानी अपराध अगर माना जाता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, इस्टेब्लिश, बट इट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन हमेशा से हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है। एंशिएंट इंडिया में जैसा हमने देखा, देयर वेर इन्यूमरेबल, ऐसे कई सारे लोग थे दैट ऑफन ओवरलैपिंग, जो लॉ से ऊपर क्या कहते हैं, ओवरलैप कर रहे थे, जाने की कोशिश कर रहे थे, उसको काटने की कोशिश कर रहे थे कानून को। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो थी, क्योंकि अलग अलग जो समुदाय थे पहले के टाइम पर, जैसे ब्राह्मण कास्ट था, क्षत्रिय कास्ट था, शूद्र कास्ट था, या जो रिच लोग थे, प्रिविलेज, जो धनी जमींदार लोग थे, वो इंजॉय करते थे, क्योंकि उनको जो डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, एक उनका एक अधिकार था, ऑटोनॉमी दिखते थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग, और उसमें प्रशासन चलाते थे अमंग देयर ओन, अपने स्तर से। धनी लोग जो थे अपने स्तर से, गांव में जमींदार लोग थे, किसानों, छोटे किसानों का शोषण किया करते थे, एक्सप्लोटेशन करते थे, उनकी ज़मीन ले लेते थे, उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देते थे, उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, उनको उनके खेतों में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। सम केसेस में हम देखते थे, बहुत सारे केस में जो पनिशमेंट होती थी दो व्यक्तियों के लिए, दो पर्सन्स के लिए, रिसीव फॉर सेम क्राइम, एक से अपराध के लिए दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग सज़ा तय की गई थी, वेरिड, भिन्न थी, डिपेंडिंग, ये डिपेंड करता था कि उसका जो कास्ट है, उसकी जाति क्या है, बैकग्राउंड क्या है, लोअर कास्ट का है तो उसके लिए बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज, ज़्यादा उसको सज़ा मिलती थी, ज़्यादा उसको कष्ट सहना पड़ता था। दिस स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, बिगेन टू चेंज हो गया है एज द सिस्टम ऑफ लॉ, और इस कारण से जो सिस्टम था लॉ का बिगेन टू फर्दर इन्वॉल्व, और इस कॉलोनियल पीरियड में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। इट इज़ ऑफन बिलीव, अक्सर ये यकीन किया जाता है कि इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, वो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट जो थे, जिनकी बस्तियां थी यहाँ पर, उपनिवेशिक सरकार जो थी, उपनिवेश अपने स्थापित किए थे, यहाँ अपनी बस्तियां जो स्थापित की थी उसको उपनिवेश बोलते थे। हु इंट्रोड्यूस, जिन्होंने भारत में जो रूल ऑफ लॉ, जो कानून लागू किया था। हिस्टोरिकन जो बताते हैं डिस्प्यूटेड, लेकिन जो इतिहासकार है इसमें डिस्प्यूट है, उनका कंट्रोवर्सी है, कि उस दावा करते हैं ऑन सेवरल ग्राउंड, कई पहलुओं पर, जो कई पहलू हैं, टू ऑफ विच इंक्लूड, पहला तो जो आर्बिट्री था, आर्बिट्री बहुत सारी चीज़ें, मार्शल लॉ था, ये भी एक आर्बिट्री मार्शल लॉ लागू किया था, जिसके तहत मीटिंग नहीं कर सकते थे। सेडिशन एक्ट था 1870 का, जिसके तहत हम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। अगर कोई गवर्नमेंट की बुराई करता था या अखबार में ऐसे लेख छापता था तो उसके प्रेस जो था, उसकी जो जहाँ अखबार छपता था उसमें रोक लगाते थे, उसको प्रेस को सीज कर देते थे। एंड सेकंड जो था, इंडियन जो नेशनलिस्ट थे प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल, उन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाया इसमें के विकास में, कि ब्रिटिश इंडिया में जो लीगल जो था, कानून जो थे बहुत सारे, वो लोगों के फेवर में नहीं थे, जो लोगों के लिए एक बहुत कष्ट देने वाले थे। जैसे मैंने आपको बताया मार्शल लॉ जो लागू था, इसके बाद मार्शल लॉ के बाद रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट एक्ट जिसके लिए यहाँ इंडियन लीडर्स ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, जिसे मैंने आपको बताया था। रॉलेट एक्ट में बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं थी, वो दलील नहीं कर सकता था, कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकता था। बिना अपील, अपील कौन करेगा? वकील। बिना अपील, बिना वकील, वकील क्या करेगा? अपील करेगा, और वहाँ क्या करेगा? दलीलें देगा वो। तभी इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा इस रॉलेट एक्ट को, जिसके तहत किसी भी अगर कॉमन सिटीजन पर अगर ब्रिटिश ऑफिशियल अधिकारियों को संदेह है कि ये प्रोटेस्ट करते हुए पाया गया था, ये मूवमेंट कर रहा था,
या ये गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर रहा था, तो उसको सस्पेक्ट के बेस पर क्या किया जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था, बिना उस पर मुकदमा चलाए, बिना उसको कोई इन्फॉर्मेशन दिए उसको जेल पर कई लंबे समय तक रख दिया जाता था। तो इसका यहाँ कहीं क्रिटिसाइज हुआ, क्रिटिसाइज करने के बावजूद ये पूरे देश में लागू हुआ, जिसके लिए मैंने आपको बताया था पंजाब में जब गवर्नमेंट की इस रूल एक्ट के अगेंस्ट, इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जब पंजाब के दो लीडर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ने, इन दो लीडर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, तो पंजाब की गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर दिया। तो इनके फेवर में पंजाब के कई सारे पीपल्स प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग नामक स्थान पर आए। उस दिन बैसाखी भी थी, तो दे वर सेलिब्रेटिंग। बहुत सारे लोगों को तो अननोन थे कि जो जनरल डायर है, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसके तहत गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने के लिए मूवमेंट नहीं कर सकते हैं या कहीं पर मीटिंग करना अलाउड नहीं है। लेकिन लोग सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के फेवर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए जलियांवाला बाग नामक मैदान पर आ गए। तो फिर क्या हुआ, जब वो वहाँ पर आ गए तो फाइनली जनरल डायर को किसी ने इन्फॉर्म दिया कि ऐसे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के फेवर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो फाइनली जनरल डायर एकदम से वहाँ पर अपनी सेना के साथ आ गया और जो उसका एग्जिट डोर था, उस एग्जिट डोर में क्या कर दिया, बंद कर दिया और ट्रूप्स को आदेश दिया कि इनोसेंट जो पीपल थे उनको भागने का तक, संभलने का तक मौका नहीं मिला और इस भगदड़ में बहुत सारे लोगों की जान चली गई।